सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कुराए अर्ज़ में सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। वो इस्लाम जो अमीर गरीब बादशाह सब के लिए यकसा कानून के निज़ाम का दर्ज देता है। वो इस्लाम जिसमें अमीरों पर गरीबों की मदद के लिए ज़कात फ़र्ज़ की गई, जिसके ज़रिए मालदार गरीबों की माली इमदाद करते हैं। जहाँ गुरबा और मसाकीन की मदद की बात आती हो तो पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर आता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है, लेकिन इसी चैरिटी देने वाले मुल्क में टैक्स नहीं दिया जाता। जी हाँ, अगर टैक्स की बात करें तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स नेट के दायरे में आते हैं। बाकी के अवाम या तो टैक्स नहीं देते या फिर उन्हें हुक्मरानों पर एतमाद नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान टैक्स एमनेस्टी स्कीम से मुतालिक कम व बेश 3 बार कौम से खिताब भी कर चुके हैं और आवाम को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के टैक्स का पैसा आवाम पर ही खर्च होगा। इमरान खान कौम का वो एतमाद बहाल करना चाहते हैं जो पिछले 70 सालों से हुक्मरान खो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वही आवाम जिसने इमरान खान की पार्टी को वोट दिया और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया, उसी आवाम को अब इमरान खान पर क्या भरोसा नहीं रहा? मईशत में बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे और मईशत की बदतर सूरत हाल में इजाफा हो रहा है। माहिरीन ये कहते हैं कि कारोबार का कबाड़ा हो रहा है और कारोबारी एतमाद ख़त्म हो रहा है। मईशत सख्ते में आ चुकी है और रुपया संभल नहीं पा रहा। डॉलर बेलगाम दौड़ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज को रोज़ाना धचके लग रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का आइंदा का लाहेअमल क्या होगा? क्या टैक्स एमनेस्टी स्कीम के डेडलाइन में तौसीक की जाएगी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आइंदा 48 घंटे में एक नया प्रोग्राम लाने का इंदिया दे दिया है। आम आवाम की अगर हम बात करें तो बिल वास्ता या बिला वास्ता वो तो टैक्स देते हैं, लेकिन कुछ महदूद लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, जिनमें बड़े बड़े सरमायाकारों के साथ साथ वुज़रा भी शामिल हैं। अब हुकूमत इनको टैक्स नेट में लाने के लिए क्या इक़दाम ऐसे उठाएगी? क्योंकि आम आदमी की अगर हम बात करें तो सिर्फ अब सांस लेने पर टैक्स बनता है, बाकी तो सारी चीज़ों पर हम टैक्स देते ही हैं। ज़रा प्रोग्राम के कुछ इशूज़ पर आते हैं जनाब। तो फाइनेंस बिल की मंजूरी है, आज कौमी असम्बली में इजलास आज चल रहा है और शिकवार मंजूरियाँ भी जारी है। आज अपोजिशन अरकान ने काली पट्टियाँ बांधकर इजलास में शिरकत की और खान अब्बासी साहब को फ्लोर दिया गया। तो उनका ये कहना था कि ये कहा जा रहा है कि मुल्क की जो मसाइल हैं वो कर्ज़े की वजह से हैं। आपकी मुश्किल कर्ज़ नहीं बल्कि नालायकी है। अगर हम अभी के अपडेट्स की बात करें तो अभी भी शिकवार मंजूरी दी जा रही है, वोटिंग का अमल अभी भी जारी है और तकरीबन ये बताया गया है कि जो अपोजिशन है उनकी तरमीम को मुस्तरद किया गया है और तरमीम के हक़ में 146 और मुखालिफत में 178 वोट पड़े हैं। मैं मारूफ तारुफ करवा देती हूँ आपका, ताकि हम आराम से बहस का आगाज़ कर सकें। फिरदौस शमीम नक़द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस साहब। और हमें गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करें। मुर्तज़ा, गुफ्तगू मैं आपसे करना चाहूँगी, कौमी असम्बली की क्या सूरत हाल है अभी, ज़रा ये बताइएगा। और आज ये बात बिल्कुल क्लियर है, बड़ी आसान है कि हुकूमत ये जो फाइनेंस बिल है इसको मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पास हो चुका है तकरीबन फाइनेंस बिल। कुछ शिकें जो हैं वो रहती हैं। शिकवार मंजूरी का मरहला जो है वो कुछ ही लम्हों में आप देखेंगे कि ये मुकम्मल हो जाएगा और फाइनेंस बिल 2018-19 और 19-20 जो है वो आज मंजूर कर लिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मरहला होता है सेनेट का इजलास भी होगा, उसमें इसको भेजा जाएगा। तो वहाँ से मंजूरी के बाद ये चला जाएगा सीधा सदर पाकिस्तान के पास, जो दस्तखत करेंगे तो फाइनेंस बिल 2019-20 लागू हो जाएगा। और आज जो असम्बली में आप जानती हैं कि असम्बली में आपने अभी बताया कि सारी सूरत हाल आवाम ने देखी है। वहाँ पे अपोजिशन ने भी तकरीरें की हैं और जो हमाद नज़र हैं वो शिकवार मंजूरी उसकी फाइनेंस बिल की हासिल कर रहे हैं। यही हमारा अभी एक मेन मरहला था पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि फाइनेंस बिल जो है वो आइंदा साल के लिए मंजूर किया जाए। अभी हमें 2 से 3 रोज़ में IMF का बेल आउट पैकेज भी मिल जाएगा, क्योंकि 3 जुलाई को एग्जेक्टिव बोर्ड की वाशिंगटन में मीटिंग है और उसी में ये तमाम
जो हमने तब्दीलियाँ की हैं फाइनेंस बिल में टैक्सेशन के हवाले मैं आती हूँ उस से, जानिब। जो हमने गैस के मैं आती हूँ, मुझे उस इशू पर ज़रा तफसीलन बात करनी है। पहले ज़रा इस तमाम तर मामले पर फिरदौस साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फिरदौस साहब, अपोजिशन तो यही कह रही है कि ये IMF का अक्कास है ये बजट, और जब असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे तो वो तो ये कह चुके थे कि जब बजट आएगा ज़ाहिर है वो जो IMF की शराइत होंगी उसी के तहत बनेगा और उसी शराइत को पूरा भी करना है। तो फिर हुकूमत ये कैसे कह सकती है कि ये जो बजट है ये आवाम दोस्त बजट है? देखिए, पहली चीज़ ये हुकूमत ने जो बात कही है तो ये नहीं कही कि ये अवाम दोस्त बजट है। हुकूमत ने बात ये कही है कि जो इन मुश्किल हालात में हम हैं उसके लिहाज से ये बेहतरीन बजट है। तो पहले फ़र्क कर लीजिए। दूसरी चीज़, आपने जब अपने तारुफ़ी कालमात कहे थे तो 22 करोड़ अवाम टैक्स नहीं देंगे। 22 करोड़ अवाम टैक्स दे भी नहीं सकते, इससे कि हमारे यहाँ अगर आप ख़ानदान देखें, 6 आदमियों की औसत के लिहाज से देखें तो तकरीबन आपके 3.5 करोड़ ख़ानदान होते हैं। हर मईशत के अंदर टैक्स टू GDP रेशियो देखा जाता है। इस मुल्क में टैक्स जो है का GDP रेशियो 12.5% है। इसको कोशिश अगर हमने सही मानों में अच्छे तरीके से मिल्क को चलाना है, अगर हम 20% पे ले आएंगे तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। कोशिश यही है कि टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाया जाए। मेरे ख़्याल से वो हुआ तो ये 22 लाख की तादाद बढ़ के तकरीबन 30 लाख लोगों तक जाती है। सोशो इकनॉमिक कैटेगरी के लिहाज से पाकिस्तान में A and B जो घर हैं वो तकरीबन 20% आबादी के हैं जो टैक्स की मद में आते हैं। तो अगर 3.5 करोड़ ख़ानदान हैं तो 70 लाख टैक्स देने वाले होने चाहिए जो कि बाकायदा टैक्स रिटर्न दाखिल करें। वो सिर्फ 22 लाख हैं। इसके माने सिस्टम के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो 48 लाख के करीब लोग बैठे हैं। उनको टैक्स में लाने के लिए ये मुल्क बाकायदा कोशिश करता रहा है जो कि पहले माजी में नहीं हुई। सबसे बड़ी कोशिश ये है कि अब पैसा कहीं रखा नहीं जा सकता छुपा के। यही FBR ने क्या दिखाया है कि हम जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो रिकॉर्ड भी आ जाएगा, NIC के नंबर को इस्तेमाल किया जाएगा एज टैक्स रिटर्न। तो अब ट्रेसिबिलिटी ऑफ फंड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। दूसरा, ये बेनामी का जो कानून आया था वो ख़ास तौर पे इसलिए आया था कि बाद में लोग शिकायत नहीं करें, एक दफ़ा उनको और मौका दे दिया जाए, वरना बेनामी जायदाद रखने का किसी को हक़ नहीं है। तो वो अब बेनामी कानून की वजह से ये एमनेस्टी देनी पड़ी। हम एमनेस्टी के कोई हामिल नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम समझते हैं कि अगर लोगों की जायदादें जब्त की जाए तो चीखें जो निकलने की बात हो रही थी वो बात हुई थी, यही कि निकलेगी। तो उसको एक मौका दिया गया है और इंशाअल्लाह तमाम लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और फ़ायदा उठाते हुए जो है उसके बाद फिर किसी को शिकायत का मौका नहीं होगा कि हुकूमत जुल्म कर रही है। हुकूमत ने उनको वक्त दिया है, हुकूमत ने कहा है कि आप अपना ले लीजिए, बहुत थोड़े टैक्स के ऊपर आप अपनी जायदादों की कीमत दुरुस्त कर लीजिए। अगर आपने उस वक्त ब्लैक मनी में इन्वेस्ट किया और अगर आपके पास कैश शुरू कर दी है वो कैश डिक्लेयर कर दी। बिल्कुल सही सर, तौसी का इशारा दिया जा रहा है कि एमनेस्टी स्कीम की जो मुद्दत है उसको तो उसमें तौसी कर दी जाएगी, उसकी डेडलाइन में तौसी कर दी जाएगी। लेकिन FBR जो हैं, FBR के जो तर्जुमान हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। क्या वाकई तौसी के बारे में सोच रही है हुकूमत? जी मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, इसलिए कि मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन इस लिहाज से नहीं हुआ। मैं हुकूमती स्टेटमेंट भी चल रहा हूँ। अगर मुझसे कहा जाए, मेरे पास भी लोगों की शिकायतें आई हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए आज जुम्मे का दिन है, बैंकिंग आवर्स ख़त्म हो गए, फिर सैटरडे संडे आ गया, फिर मंडे जो है वो 1 जुलाई हो जाता है, वो बैंक हॉलीडे होती है, तो बैंक 2 तारीख से पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो ये आखिरी 3-4 दिन जो है ये बड़े अहम होते हैं किसी स्कीम के लिए। लोगों को क्लैरिटी नहीं आई है। आखिरी क्लैरिटी जो है वो 2 दिन पहले दी गई थी कि जी ये शामिल है, ये शामिल नहीं है, डॉलर अकाउंट्स हैं, तो वो चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शब्बर जैदी साहब और हुकूमत के हमाद रज़ा और ये सारी जो इकनॉमिक टीम बैठी हुई है वो सूरत हाल पे नज़र रख रही है। प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैक्टिकल और बेहतर फैसला करेंगे जो आवाम के हक़ में होगा। मैं इसके ऊपर कोई राय देना नहीं। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन। मुर्तज़ा, आपके पास तो खबर है, ये मुझे बताइए कि अगर वाकई गाइडलाइन में तौसीह के हवाले से हुकूमत सोच रही है तो ये फैसला कितनी जल्दी आ जाएगा?
जी 30 जून तक तो डेडलाइन में तोसीब बिल्कुल नहीं हो सकेगी और 30 जून तक ये एमनेस्टी का टाइम है। 30 जून रात 12 बजे तक, उस वक्त तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उससे मुतल्लिका तमाम अदारे वो खुले रखे जाएंगे। कल भी खुलेंगे, परसों भी खुलेंगे, ट्रांजैक्शंस भी हो सकेंगी और जो एसेस डिक्लेरेशन के तहत लोगों ने क्लेम्स दाखिल कर रखे हैं उनको बता भी दिया जाएगा कि कितने पैसे वो जमा करवाएं तो रसीद हासिल करें। नेशनल बैंक भी खुला है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी खुला है, बाकी जो बैंक्स इस हवाले से इस पूल में मौजूद हैं वो भी खुले रहेंगे। उनकी भी टाइमिंग्स जो हैं वो लेट नाइट तक होंगी। तो ये 30 जून तक तो तोसीब मुमकिन नहीं होगी क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस 30 जून तक ही काबिल अमल रहेगा, 30 जून रात 12 बजे तक। अच्छा। 1 जुलाई को हो सकता है कि अगर हुकूमत देखती है कि अगर इनको ज़रूरत है अभी और मज़ीद लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए, और लोगों की शिकायत भी आ रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आज और कल सिस्टम चोक भी हो रहा है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो FBI कोशिश कर रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम को ज़रा सेफ़ एंड साउंड रखे और वेबसाइट उनकी पोर्टल चलता रहे। और लेकिन अगर तोसीक करनी है तो 1 जुलाई से नए ऑर्डिनेंस के ज़रिए से होगी। इस ऑर्डिनेंस में जो है इसकी मुद्दत 30 जून तक की और नया ऑर्डिनेंस भी जारी करना पड़ेगा। लेकिन अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं IMF के, क्योंकि अभी हमने 3 दिन बाद उन्होंने हमें बेल आउट पैकेज देना है। अगर हम उनकी बात नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि फिर टैक्स देने वालों का क्या कसूर है, एमनेस्टी के हक़ में हम कभी नहीं हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले जो हैं यहाँ पाकिस्तान में जो इंचार्ज हैं IMF की, उनका भी ये कहना था कि IMF को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये IMF की बातचीत के दौरान यही तो सवाल है ना, ज़रा मुर्तज़ा हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए डिटेल में कि जब ये फाइनेंस बिल मंजूर किया जाएगा तो इसकी जो कॉपी होगी ये इसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में जाएगी जो कि 3 जुलाई को है, और फिर वहाँ से ये IMF का बोर्ड देखेगा कि उनकी शराइत पर अमल किया गया है या नहीं। यही बात है या ये इतनी ही सादा है? जी बिल्कुल इसी तरह से ही है, क्योंकि फ़ाइनेंस बिल जो है इसमें मामलात कुछ इस तरह के थे कि हमने कमिटमेंट्स की थी IMF के साथ। एक तो सब्सिडीज़ की एलिमिनेशन के हवाले से थी, वो हमने कर दी। गैस के रेट्स थे, उनको हमने मार्केट रेट के मुताबिक बनाना था। फिर गैस कंपनियों को ये हमने कहना था कि जो आपकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी करेंगे। और ओगरा को भी ये कहा गया था कि ओगरा से कहा गया था कि जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होंगी कंपनीज़ की, SNGPL की, SSGC की, वो अपनी रिक्वायरमेंट ओगरा को भेजेंगी। ओगरा जब उसका फ़ैसला कर लेगा तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करने में किसी तरह का लेतोलाल से काम नहीं लेगी। तो अब आपने देखा कि गैस की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। डॉलर फ्री फ्लोट रजीम पे डालना था, वो भी डल चुका। कमेटी एक प्राइवेट बन गई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हाथ से वो निकल गया। रुपए की हमने कदर में कमी करनी थी, वो हमने कर ली। उसके साथ हमने जो शरह सूद में इजाफा करना था वो अभी आपको पता है 12.25 12 से ज़्यादा चल रहा है, और मज़ीद भी अभी थोड़ा शायद अगली जो नई पॉलिसी आएगी उसमें और भी मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हमने कमिट की थी वो तमाम चीज़ें हमने इस बजट में कर दी हैं। और जब ये बजट मुझे ये इस तरीके से अभी बता रहे हैं हमें मुर्तज़ा कि अब जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है IMF का वो है 3 जुलाई को, और यही फाइनेंस बिल जो है जिसकी जो मंजूर होगा इसकी कॉपी इस इजलास में पेश की जाएगी जनाब। तो फिरदौस साहब फिर तो ये IMF का ही बनाया हुआ, अगर हम ये कहें जो अपोजिशन कह रही है कि ये फाइनेंस बिल है, ज़ाहिर है वो देखेगा IMF की शराइत हमने दी थी 21 हद तक पाकिस्तान ने पूरी की हैं ताकि हम जो बेल आउट पैकेज है इसकी मंजूरी दे दें। देखिए, जब भी आप किसी के पास हाथ फैला के कर्जा मांगने जाते हैं तो वो कहता है आपको कि पहले तो मुझे दिखाओ तुम कर्जा वापस कैसे करोगे, और उसके बाद ये भी पूछता है कि तुम सेहतमंद कैसे रहोगे कि तुम ये कर्जा दे सको अगले 4-5 साल में। ये तो हो नहीं सकता कि वो अंधा हो के, वो हमारे माई बाप तो हैं नहीं कि वो हमें कहे अच्छा बेटा जाओ ले लो कर्जा खर्च कर लो, अगर हो सके तो दे दो। ये कर्जे हंसना नहीं है, ठीक है ना। ये एक बड़ा सीरियस कर्ज है, $6 बिलियन टोटल है। इससे पूरी IMF मैसेज देती है कि पाकिस्तान इज़ हेल्दी, स्टेबल एंड अ कंट्री टू डू बिजनेस विद। उनके उसके लिहाज से उन्होंने चंद पैरामीटर्स डाले। अच्छा, मरता क्या ना करता, जब हम IMF के पास नहीं गए थे उस वक्त तक जी फिरदौस साहब बिल्कुल मुल्क तबाह हो रहा है, IMF के पास क्यों नहीं जाते हैं। और जब आपके पास गए तो IMF का बजट है।
हम जो कुछ कर रहे हैं वो मुल्क की भलाई के लिए कर रहे हैं। मुल्क में जो कुछ इन्होंने जिस हद तक हमारा जो पिछले 70 साल की तारीख में हुआ, खासतौर पे बिल्कुल सही फिरदौस साहब, बिल्कुल हम ये बात रोजाना सुनते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आवाम तो ये जानना चाहती है ना 6 बिलियन के कर्जे के लिए जो शराइत हैं वो बहुत कड़ी हैं कि ओगरा और नेपरा को खुद मुख्तार किया गया है। इस तरह तो गैस की कीमतें बढ़ती रहेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, डॉलर इसी तरीके से फ्री फ्लॉट चलता रहेगा और रुपए की कदर गिरती रहेगी। नहीं, शर्त ये नहीं है, आप इसको जिस तरीके से पेश करेंगे वो उस तरह नहीं है। अच्छा, शर्त यह है कि आप सब्सिडाइज नहीं करेंगे इन चीज़ों को। आप पेट्रोल को सब्सिडाइज नहीं करेंगे, आप गैस को सब्सिडाइज नहीं करेंगे, आप रिकवरी लेंगे। लेकिन मैं जो समझता हूँ जो हुकूमत के पास है, क्रॉस सब्सिडी पॉसिबल है विद इन द लिमिट। क्या फॉर एग्जांपल आप कमर्शियल यूज़र से गैस के चार्जेस ज़्यादा लें, इंडस्ट्री से कम लें, रेजिडेंशियल से कहीं बीच में लें, लेकिन आपको जितनी रिक्वायरमेंट है गैस कंपनी की टू रिकवर इट कॉस्ट वो लेना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला क्रिएट हो चुका है, जितनी भी यूटिलिटी कंपनी, चाहे वो गैस हो चाहे वो बिजली हो, उसके अंदर माजी का जो कर्जा सर्कुलर डेट कहलाता है, जो कर्जे अभी तक लोगों ने दिए नहीं हैं, उसकी रिकवरी है। दूसरा जो बहुत है वो अनआइडेंटिफाइड गैस यूजर्स हैं, जूजी, वो उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। यानी गैस की चोरी। ठीक है, बिल्कुल सही, गैस की चोरी भी हो रही है, ये बात आप भी कौमी असम्बली में लेकर आए थे सर। ठीक है, पॉइंट टेकन। ज़रा एक खबर और है मेरे पास, नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ, फिर उस पर भी ज़रा आपका टेक लेते हैं फिरदौस साहब। और ख़बर ये है कि स्विस बैंकों में 3 साल के अरसे में पाकिस्तानी शख्सियात की जो रकूम है वो कम तरीन सतह पर आ गई है जनाब। ये सालाना रिपोर्ट है स्विस बैंक की, ये मज़ीद क्या कहती है इस हवाले से एक रिपोर्ट देखिए। स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के काले धन जमा कराने के रुझान में कमी, रकूम 3 साल में कम तरीन सतह पर आ गई। 33% कमी के बाद 744 मिलियन स्विस फ्रैंक रह गए। स्विस बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में पाकिस्तानी शख्सियात के रकूम में 20% और 2016 में 6% कमी आई। 2015 में इन रकूम में 16% इजाफा हुआ था। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि गुज़िश्ता 3 सालों में पहली बार स्विस बैंकों में भारत के मुकाबले में पाकिस्तानियों के पैसे कम रह गए हैं। बैंकों में पाकिस्तानियों के 63 बिलियन रुपए और भारतीय शख्सियात के 95 बिलियन रुपए पड़े हैं। जी, ये है रिपोर्ट स्विस बैंक की, और सालाना रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तानियों की जो रकूम है वो 2017 में 20% थी और 2016 में 6% ये कमी आई है, और 2015 में इन रकूम में 16% इजाफा हुआ था। इसी तरीके से भारत की अगर हम बात करें तो भारत के मुकाबले में पाकिस्तानियों के पैसे जो हैं वो कम रह गए हैं स्विस बैंकों में। और ये मामला है जो हुकूमत लेकर आई थी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि उनके मंशूर का हिस्सा था। करप्शन हम ख़त्म करेंगे, जो स्विस बैंकों की दौलत है, जो दूसरे ममालिक में दौलत लोगों ने रखी हुई है, वो दौलत हम वापस लेकर आएंगे। तो ये वापस आने का जो मरहला है ये तो अभी शुरू नहीं हो सका, लेकिन ये रिपोर्ट बड़ी हौसला अफजा है। अगर वाकई सालाना रिपोर्ट ये कह रही है कि स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों का पैसा कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोग समझ गए हैं, वो पाकिस्तानी समझ गए हैं कि अब आपका जो काला धन है वो इस तरीके से मार्केट में फ्लॉट नहीं हो सकता है। तो फिरदौस साहब, ये तो एक हौसला अफजा खबर है, किस तरह देख रही है हुकूमत इस खबर को? मैं तो इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो हौसला ये बात है कि शायद काला धन मुल्क से बाहर जाना बंद हो गया या काला धन बनना कम हो गया, इसलिए स्विस बैंक्स में पैसे कम हो गए। दूसरी जो परेशान खबर हो सकती है कि इस चीज़ का एहसास शायद करप्ट लोगों को हो कि सबसे तवज्जो स्विस बैंक अकाउंट्स पे ये हुकूमत देगी, तो उस लिहाज से स्विस बैंक से ये अकाउंट ने दौलत निकाल के उन्हीं ने दुनिया के किसी और मुल्क के बैंकों में डाल दिया। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काले धन के ख़िलाफ़ है, वो दुनिया के किसी हिस्से में भी रख ले। अब हम कवानीन जो है साइन करते जा रहे हैं, हमें FATF भी से बन के अपने कवानीन। ठीक है फिरदौस साहब, आपकी आवाज़ हमें ठीक तरीके से नहीं आ रही है। मुर्तज़ा, ज़ाहिर है ये जो कवानीन है ये तो बन रहे हैं दीगर ममालिक के साथ, UAE के साथ भी मुआहिदा हुआ पाकिस्तान का, और अब जो मामला है वो है वो तमाम तर धन जो कि पाकिस्तान से लेके जाया गया वो पाकिस्तान वापस आना असल मरहला है। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत वाकई कामयाब हो पाएगी? जो काला धन है, जो मुल्क से लूटा हुआ पैसा है, वो वापस लेके आया जो है मुल्क में?
जी समीर, सबसे पहले तो जिस तरह फिरदौस नकवी साहब ने कहा कि दो तरह से इस ख़बर को देखा जा सकता है। उसमें एक नया एस्पेक्ट जो है वो ये भी है कि वहाँ पे क्यों अब कम रह गई हैं पाकिस्तानियों की रकूमत। वो पाकिस्तानी जो ब्लैक धन वहाँ पे रख रहे थे, उन्होंने उसमें से निकाले हैं ये पैसे, और अगर वो पाकिस्तान में इसको रजिस्टर्ड करवा रहे थे या पाकिस्तान में आ रहे थे तो पाकिस्तान के फॉरेन अकाउंट्स रिजर्व जो हैं उनमें कोई चेंज आनी चाहिए थी, या हमें कहीं पे टैक्स में ये शो होना चाहिए था। हमें तो 1 रुपया कहीं पे पाकिस्तान में आता हुआ इस तरह से नज़र नहीं आया। तो जो वो वहाँ से पैसे निकाले गए हैं, अल्टीमेटली को और सेफ़ हेवन्स उनको मिल गई होंगी, तो उन सेफ़ हेवन्स में वहाँ से, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की तरफ पूरी दुनिया का रुझान था, रहा है 20-30 साल से। ये है कि सब जानते हैं कि जी हमारे सियासतदानों की जो मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है वो रकूमात वहाँ पड़ी हैं, तो वहाँ से हो सकता है खुफिया तरीके से वो रकूमात वहाँ से निकाल ली गई हों और वो वहाँ कहीं और सेफ हेवन्स में वहाँ पहुँचा दी गई हों, क्योंकि प्रोजेक्शन पाकिस्तान में उसकी नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी। एक तो ये एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में ये कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब की हुकूमत बड़ी मुखलस होकर ये कर रही है। जितने एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तानियों की उन पाकिस्तानियों की नहीं जो कि पाकिस्तान की खिदमत भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ टैक्स में रजिस्टर्ड भी हैं, वो पाकिस्तानी जो ब्लैक मनी बाहर ले गए थे उनका देखा जा रहा है कि किन किन ममालिक में कहाँ कहाँ कुछ रखा हुआ है। इतना आसान काम तो नहीं है, बेशक आप मुआहदे जितने मर्जी कर लें, लेकिन काला धन जो है वो कोई बैंक, बाहर का बैंक नहीं बताएगा, क्योंकि उसने अपनी बैंक की इकॉनमी जो है वो ख़राब नहीं करनी है। और ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की वजह से, इन्हीं डॉलर्स की वजह से तो वो मुल्क चल रहे हैं। बिल्कुल सही, जो मुआहदे होंगे दोनों ममालिक के, ये एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फिरदौस साहब, जो बात आपने की कि हम ज़ाहिर कानून बना रहे हैं, कई ममालिक से मुआहदे भी हुए हैं, अब बात यह है कि जो एमनेस्टी स्कीम है जिसमें जो गैर दूसरे ममालिक में असासे हैं उनको भी ज़ाहिर किया जाना है, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का वो अपनी जगह मौजूद है। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट के लिए हुकूमत क्या कर रही है ताकि लोग एतमाद करें कि अगर वो अपने असासे या अपना काला धन वो ज़ाहिर करते हैं एमनेस्टी स्कीम के थ्रू, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? तो इसके अंदर देखिए, सिर्फ एक ही जगह एक्सेप्शन ली हुई है हुकूमत ने कि जो पैसे प्रोसीड ऑफ करप्शन या क्राइम है उसको एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी, बाकी किसी से नहीं पूछा जाएगा। अब ये वक्त ही बताएगा कि हुकूमत अपने वादे पे कितना कायम है या नहीं है। हमारा इरादा अपने वादे पे पूरा कायम रखना है, लेकिन हम ये इस बात की तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है उसको अगर वो डिक्लेयर कर दें तो आप कह जाए कि उस पर सवाल कोई ना पूछा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने लूट के लेके पैसे गया, कोई ड्रग्स के पैसे लेके आया, अब वो ड्रग्स के पैसों को आप वाइट तो नहीं कर सकते। अगर वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है और ये पता चला है कि उसने ड्रग्स बेच के ये पैसे हासिल किए, तो उन पैसों को तो जो है वो कॉन्फिस्केट होना चाहिए, सज़ा का हिस्सा है। लेकिन वज़ीर आज़म जो बार बार कौम से खिताब कर रहे हैं, फिरदौस साहब, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग अपने असासे ज़ाहिर करें, अपनी जो भी आप लोगों का पैसा है वो ज़ाहिर करें, FBI आपको कुछ नहीं कहेगा, FI आपको कुछ नहीं कहेगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये देखिए, जिस मुल्क के निज़ाम के अंदर करप्शन इतनी हो, ब्लैक मनी जो कहते हैं वाइट मनी से जितनी बड़ी इकॉनमी है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग वैसे तो सादा लौ शहरी हैं, जिनके पास पैसे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आप इस वक्त कोई भी जायदाद खरीदने जाते हैं इस मुल्क के अंदर, उस जायदाद की कीमत पूरी तो कोई नहीं दिखाता था। एक बड़ा हिस्सा उस जायदाद का काले धन से उसके पैसे दिए जाते थे, तो काला धन तो बनता रहता था। आपने जब जायदाद खरीदी, लेट से आपने 1 करोड़ की जायदाद खरीदी, 50 लाख रुपए वाइट दिखाए, अगली दफ़ा 2 करोड़ की बेची, तो आपने क्या करना है, आपने वो 1 करोड़ की दिखा देंगे, 1 करोड़ तो काला धन हो गया 50 लाख से बढ़ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी बढ़ता जा रहा था काला धन। काला धन को ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल से जिन जिन वजूहात से काला धन पैदा होता है वो प्राइमरीली क्या है, जहाँ टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा होती है, लोग समझते हैं कि टैक्स बचाने के लिए पैसे को ऑफ द टैक्स कर दें, तो बेहतर ये है कि मुल्क के अंदर टैक्स का निज़ाम अच्छा हो, और निज़ाम बेहतरीन वो होता है जिसको कोई इवेड ना कर सके, यानी छुपा ना सके वो पैसा। अगर आपने रास्ते छोड़ दिए छुपाने के, तो वो टैक्सेशन पूरी फेल हो जाती है। तो आपको ये बिल्कुल यकीन दहानी करानी होती है सिस्टम्स के ज़रिए कि लोग
जो कानून है वो सबके लिए एक बराबर होता है, एक जैसा होता है, और लोग टैक्स अवॉइड ना कर सकें, सही, और अगर point इवेट है। करते हैं तो उसके पे उनकी सज़ा होनी चाहिए। ठीक जब है। सज़ा और जजा का निज़ाम मुकम्मल तौर पे चल रहा होगा तो टैक्स की चोरी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। ज़ाहिर है ये एक मरहला मुश्किल है और अब हुकूमत ज़ाहिर है पूरी अपनी कमर भी कस चुकी है, पूरी कोशिशें भी करी है। ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। चेयरमैन सेनेट को हटाने का मामला है, क्या ये मामला इतना ही आसान है? क्या वाकई अपोजिशन ये काम कर सकती है या नहीं? इस पर बहस करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का मामला है जनाब, और तमाम तरह अपोजिशन जमातें मुतालिक नज़र आती हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वाजे जो है वो रिफ्ट है कि वो APC में, जो कि आधी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो लॉकडाउन करे इस्लामाबाद को, आधी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात की तायद नहीं कर रही। इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट का मामला भी है और पीपल्स पार्टी इसमें भी बटी हुई नज़र आती है, क्योंकि आधी पीपल्स पार्टी तज़र अब्बानी की हिमायत कर रही है और आधी पीपल्स पार्टी सलीम मांडीवाला को चेयरमैन सेनेट लाना चाहती है। अगर हम बात करें अपोजिशन जमातों की अक्सरियत की, तो अपोजिशन जमातें जो हैं वो अक्सरियत में मौजूद है सेनेट में, और चेयरमैन की नशस्त के लिए 53 अरकान की हिमायत दरकार होती है। हिज़्ब इख्तिलाफ की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट को हटाने पर इत्तेफाक हुआ था और ये रहबर कमेटी के सुपुर्द ये मामला किया गया था। अब अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर की तादाद है 28, पीपल्स पार्टी के हैं 20, नेशनल पार्टी के 5 हैं, JUIF के 4 हैं, पख्तूनख्वा मैप के 2 और ANP का 1 रुकन इसमें शामिल है। और अपोजिशन जमातें ये कहती हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये तमाम तर जो जमातें हैं वो मुत्तहिद हैं और सब की सब जो हैं वो वोट देंगी नया चेयरमैन सेनेट लाने पर। और जो हुकूमत है वो ये कहती है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, और उन्होंने एतमाद का वोट भी देने का बोल दिया है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को। लेकिन बात ये है कि चेयरमैन सेनेट को हटाने से क्या होगा? क्या मामलात हल हो जाएंगे, या फिर बलूचिस्तान का चेयरमैन सेनेट अगर आता है और आना भी चाहिए तो इससे क्या बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर हो जाएंगी? फिरदौस साहब, एक बार फिर ये हमने देखा कि अपोजिशन जमातें मुताल्लिक़ हो गई हैं चेयरमैन सेनेट को हटाने के मामले पर। गो कि हुकूमत जो है वो ऐसा नहीं चाहती और हुकूमत ये कह भी रही कि ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन जो मैंने तादाद बताई है वो ज़्यादा है अपोजिशन की। तो क्या हुकूमत को कहीं ना कहीं कुछ खौफ है कि ये काम करने में अपोजिशन कामयाब हो जाएगी? कि देखिए, सियासी जमातें जो हैं एक बहुत शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी अगर बना के रखेंगी तो उसके उनको देखने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे JUIF को, ANP को, BNP को, इन सब जमातों को देखना पड़ेगा कि एक बलूचिस्तान से पहली दफ़ा चेयरमैन सेनेट बना है, उसको हटा के वो बलूचिस्तान के लोगों को क्या पैगाम देंगे कि और उनकी जमातों की मकबूलियत का क्या हाल होगा उस जगह। ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कामयाबी की थी पीपल्स पार्टी को से जब नेगोशिएट कर रहे थे, तो हमने बलूचिस्तान के जो इलेक्टेड सेनेटर्स थे उनको हमने कहा कि आप सेनेट की सीट लीजिए चेयरमैन की, हम बिला शर्त कुछ मांगे बगैर हम आपकी हिमायत करेंगे। उस हमायत में उन्हीं ने जो नेगोशिएट किया, उसमें उन्हीं ने नेगोशिएट ये किया कि संजरानी साहब को चेयरमैन बनाया जाए और मांडवीवाला साहब को वाइस चेयरमैन बनाया जाए। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सख्त फ़ैसला था कि PPP के किसी शख्स को वाइस चेयरमैन के लिए वोट दें, लेकिन क्योंकि हम अपनी ज़बान दे चुके थे, हम अपनी ज़बान पे कायम रहे, हम उस पर रहे और वो चेयरमैन सेनेट बन गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने इनके लिए वोट दिया था, अब अपना वोट अगर वापस लेगी तो वो क्या जवाब देगी? तो उनको भी बहुत नुकसान होगा। जवाब तो दे रहे हैं ना फिरदौस साहब, वो लोग कह रहे हैं हमसे उस वक्त गलती हो गई थी, हमसे उस वक्त गलती हो गई थी और अपनी गलती का इज़ाला करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो अभी देखिए वो जो बात कह रहे हैं वो करें, फिर जब करेंगे तो उसके जो नताइज हैं वो भुगतेंगे भी। हम तो उनको देते हैं। देखिए, पिछले अप्रैल से बिलावल जरदारी यानी बिलबिलाते जरदारी साहब, बिलावजह भुट्टो साहब जो हैं वो बहुत कुछ कहते आ रहे हैं, उसमें से एक चीज़ भी उन्हीं ने पूरी की है।
अप्रैल से जितने उन्हीं ने कहा था मैं ये करने वाला हूँ, मैं इस्लामाबाद में धरना डालूंगा, मैं लॉकडाउन कर दूंगा, मैं ट्रेन मार्च शुरू करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं मुल्क की हड़ताल कर दूंगा, वो बिलबिला रहे हैं और बिलबिलाते रहें। उन्हें कहा मैं बजट पास होने नहीं दूंगा, ये वाम दुश्मन बजट है और ये जो है गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब जब उनको गवर्नमेंट गिरती नहीं आई तो उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत के साथ हैं, हम नहीं चाहते कि फिरदौस साहब इसकी वजह ये है कि वो जो स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, लेकिन तो हम उनकी चाहते अपनी पार्टी में हैं रिफ्ट हाउस चेंज हो है, जाए। उनकी अपनी पूरी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही, ये वजह भी तो हो सकती है ना। जी देखिए बात सारी है, हम तो ये आज से नहीं कह रहे, मैं तो सिंध असेंबली के लिए भी यही कहता आ रहा हूँ ठीक है कि सारे पीपल्स पार्टी के लोग बुरे नहीं हैं, पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं और वो असूली लोग हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो आसिफ जरदारी साहब की करप्शन को बचाने के लिए अपने ज़मीर को बेच देंगे। चलें जी, पॉइंट टेकन। मुर्तज़ा 7 रोज मैं बाद समझता हूँ कि ये इनका मूवमेंट कामयाब नहीं होगा, नहीं होगी, पॉइंट टेकन। मुर्तज़ा 7 रोज़ बाद इजलास बुलाया जाएगा, चेयरमैन सेनेट के हवाले से अदम तहरीक जो लाई जा रही तहरीक अदम एतमाद और वोटिंग की जाएगी, क्या खबरें, क्या इसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बटी हुई है या फिर वाकई अपोजिशन कामयाब हो जाएगी और दीगर जमातें भी उनका साथ देंगी? जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन जमातें तो चाह रही हैं कि चेयरमैन सेनेट जो हैं वो तब्दील किए जाएं, और अगर हम ये देखते हैं कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के लिए अपोजिशन के पास नंबर्स की तादाद है, नंबर्स पूरे हैं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर अपोजिशन इस तरह मुतहद रही और रहबर कमेटी जो है वो तश्कील देने के लिए बातचीत शुरू हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना नाम जो है वो फाइनल कर लिया है, कल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का नाम भी आ जाएगा, ANP से भी शामिल कर लिया जाएगा, इसके साथ साथ JUIF जो है वो भी इसमें शामिल होगी। MKM के हवाले से भी सुना है कि उनकी भी 4 जो सीटें हैं उनकी भी बात अपोजिशन के साथ हो रही है इस हवाले से, क्योंकि जो छोटी पार्टीज़ हैं इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, वो हमने ये प्रैक्टिस देखी है कि वो इशू टू इशू पॉलिटिक्स करती हैं। जब भी कोई इशू आता है नेशनल असम्बली में वो अपनी पॉलिटिक्स कर लेती हैं, जिस तरह आपने देखा BNP मैंगल थी, उनको आपने देख लिया। तो अभी BNP मैंगल जो है वो भी सेनेट के इलेक्शन में वो भी अपनी नई पॉलिटिक्स जो है वो ला सकती है। तो इस तरह से ये इशू टू इशू पॉलिटिक्स मुल्क में चल रही है। अगर अपोजिशन इसी तरह इंटैक्ट रहती है तो अगर उन्होंने सोच लिया है कि चेयरमैन सेनेट तब्दील करना है तो वो तब्दील कर लेंगे और बड़ी आसानी से कर लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पास तो टोटल 14 सीटें हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके पास एक, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, लेकिन टोटल 30 के करीब सीटें जो हैं वो बनती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। लास्ट मिनट है, मैंने कहा फिरदौस साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कराची में जो पानी का मसला है उस पर बात कर ले। ज़ाहिर है आप लोग बड़े सरगर्म हैं, खादे इस से आप असम्बली में आवाज़ उठाते रहते हैं, वैसे आप लोग क्या इक़दाम उठा रहे हैं हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए? बड़ा आम मसला है जनाब कराची का पानी का मसला। मैं सिर्फ ये कराची का मसला नहीं कहता, मैं समझता हूँ ये मुल्क पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला हो जाएगा। इसके कराची 25% GDP का देता है, ये मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ अगर अमन आमना ख़राब हुआ तो मईशत को बड़ी तकलीफ़ होती है। अभी तक हम जो रुके हुए हैं वो इसी पे रुके हुए हैं। हमें बड़ी क्लियर कट ये हुकूमत वक्त, ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत जिसकी ज़िम्मेदारी है कराची को पानी देना, उन्हें एक तारीख़ देनी पड़ेगी कि K4 का मंसूबा कब मुकम्मल होगा और वो कितने पैसे लगाएंगे। इस साल जो बजट में रकम रखी है और पिछले साल जिस रफ्तार से काम हुआ है वो बहुत ही गैर तसल्ली बख्श है। मैं आप ही के प्रोग्राम के तवस्सुत से कह देता हूँ कि अगर हमें ये 2 चीज़ें अनकरीब नहीं मिली, देखिएगा कि मैं तमाम जमातें जो कराची की हैं उनको जमा करूँगा और इस शहर के लिए पानी के मसले के ऊपर और मास ट्रांजिट के मसले के ऊपर शटर डाउन स्ट्राइक की कॉल भी देने की बात करूँगा। तो मैं हुकूमत सिंध को तंबीह कर रहा हूँ
कि लोगों को पूरा इजहार करने का मौका फराहम किया जाएगा कि अगर वो उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करते, मैं पहले हर गली कूचे में जाके लोगों बिल्कुल को अवामी राब्ता मुहिम आप कि चलाएंगे। देखो आपका हुकूमत पॉइंट आ सिंध गया क्या सर कर रही फिरदौस है। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त और गुलाम मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। और सवाल वाकई ये है कि कराची में कहीं पानी नहीं है, लेकिन जो ये टैंकर माफिया है इसको पानी मिल रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे होगी अब पीर को मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।